नमस्कार दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर नया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं आपको एक प्रमाणित जानकारी बताना चाहता हूँ कि जिनकी संपूर्ण दस्तावेज सही हैं, किसी प्रकार की सहारा इंडिया द्वारा डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड नहीं दिया गया, सहारा इंडिया द्वारा जो लिस्ट जारी की गई उसमें भी किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी या मतलब दस्तावेज की मांग नहीं की गई, लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल पर उन्होंने दावा किया और दावा करने के उपरांत उसमें यह लिखा रहा है कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, आपका डाटाबेस नहीं है। तो ये सहारा रिफंड पोर्टल है जो किसको पैसा दे रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं आपको यही प्रत्यक्ष प्रमाण बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो जमाकर्ता हैं, मैंने दो लोगों के साक्ष्य देखे। इन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया था और दावा है 2023 को किया गया था। दावा करने के उपरांत जब मैंने इनका है जो दावे की स्थिति देखी तो उसमें लिखा रहा था कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं और आपका डाटाबेस नहीं है। और एक नहीं, मेरे पास दो हैं। वैसे तो बहुत से केस हैं, लेकिन मैं दो दावों की चर्चा करूंगा जो उन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया। तब मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स सभी चेक किए तो इनकी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अब मैंने इस संबंध में सहारा इंडिया से पूछा कि भाई इनका क्या दस्तावेज अपलोड नहीं है, सीआर फॉर्म नहीं है, मास्टर फॉर्म नहीं है, कौन सा दस्तावेज है जो इनका अपलोड नहीं है जिस कारण से यह इस प्रकार का मैसेज दिया जा रहा है। जो लिस्ट दी गई, वैसे लिस्ट आई है, बहुत से जमाकर्ताओं की लिस्ट आई है, हजारों की तादाद में लिस्ट आई है। तो मैंने उस लिस्ट में भी चेक किया तो उसमें किसी भी प्रकार की, ये दो जमाकर्ता थे तो इन दोनों की किसी भी प्रकार से उस कहना चाहिए दस्तावेज की कोई मांग नहीं की गई। तो फिर भाई जब सब कुछ सही है तो फिर CRCS सहारा रिफंड पोर्टल इनका पेमेंट क्यों नहीं कर रहा। अब मैंने सोचा भाई ऐसा तो नहीं है कि इनका पैसा है जो गलत तरीके से निकल गया हो। तो जमाकर्ता द्वारा, क्योंकि वह राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, उन्होंने अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाया मैनेजर पर। मैनेजर ने था और वहाँ से है जो कंपनी की तरफ से ये पार्टी लेजर दिया और बताया कि भाई आपका भुगतान नहीं निकला है और आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यह CRCS जानबूझकर कर रही है, इसमें सहारा इंडिया की गलती नहीं है। आपके दस्तावेज सहारा इंडिया की तरफ से भेजी जा चुकी है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब दस्तावेज अपलोड हो चुकी हैं, सब कुछ सही है, तो इनका भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों इस प्रकार का मैसेज दिया जा रहा है और किसको पैसा दिया जा। बाकी यदि इनको पैसा नहीं मिलेगा तो कहने का मतलब तो किसको पैसा दिया जाएगा। तो यह सब खेल चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये पैसा है जो कहना चाहिए जिन्होंने पोर्टल बनाया तो भाई भतीजा भांज, कहना चाहिए भाई भतीजा भांजा आदि इस तरह की गतिविधियों को लेते हुए उन्हीं को ही जो वितरण करने की योजना न चल रही हो। यह एक कहना चाहिए प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्ति जिन्हें मैं अच्छा मानता था, लेकिन उनकी वीडियो देखता हूँ तो वह एक दूसरे की टांग खिंचाई करती हैं। और एक कहना चाहिए कि कहावत है, जब समूह कोई भी हम बनाते हैं और हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं तो हम अपने समूह को ही कमज़ोर करते हैं। ये लोग कुछ लाइक सब्सक्राइब करते जाओ, ये करो वो करो, और एक दूसरे की मतलब बुराई करते जाओ। तो इस तरह से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो ग्रुप कहना चाहिए बनाना भी चाहते हैं, लड़ना भी चाहते हैं, तो वह आप कमज़ोर कर रहे हैं। इसी का कारण है कि जमाकर्ता और कार्यकर्ता आपके साथ
सभी लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुखिया को कोई भी बात करें सभ्य शिष्ट और सार्वजनिक रूप से सोच विचार कर ही पक्ष रखना चाहिए। कहने का मतलब कुछ लोग वीडियो में अनाप शनाप कुछ भी एक दूसरे की टांग खिंचाई करके मनोरंजन टाइप का वीडियो बनाती रहती हैं और कुछ भी बोलती रहती है, जबकि मैं उन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। तो मेरा उद्देश्य यह है यह वीडियो बनाने का कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया की गलती है सो है कि भाई आपके यदि दस्तावेज अपलोड ना करना, शेयर फार्म मास्टर फार्म ना देना, तब मैंने इस संबंध में भी अधिकारियों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया गया, आधे अधूरे दस्तावेज आखिर कहाँ हैं। तो बताया गया कि भाई लखनऊ में है जो स्टाफ है नहीं, गोदाम में फॉर्म भरे पड़े हुए हैं। और तो मैंने पूछा कि भाई जब गोदाम पहले से स्कैन क्यों नहीं किए गए, तो कहने लगे कि भाई उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। गलती सहारा इंडिया की है कि उनको दस्तावेज उपलब्ध करा देना चाहिए था, लेकिन जब समय अच्छा था, लेकिन जब अपलोड नहीं कराए तो आज उसका परिणाम यह हो रहा है कि भाई वह दस्तावेज वहाँ अपलोड या कहना चाहिए शेयर फार्म, ये तरह तरह की त्रुटियाँ बताई जा रही हैं। डाटा भी बहुत सा मिसमैच है, कुछ ऑपरेटरों को भी गलती है और संस्था की तो है सो है ही। तो मैं इसे यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि गलती सभी प्रकार से मतलब है जो की जा रही है, चाहे CRC सहारा रिफंड पोर्टल हो, चाहे सहारा इंडिया हो, और चाहे सहारा इंडिया के जो स्टाफ के मैनेजर या ऑपरेटर जिन्होंने पहले काम किया हो, ये सभी तरह से गलतियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई 99% जमाकर्ताओं के दस्तावेज मिसमैच हो गए, भाई 1-2%, 3%, 4% तो समझ में आता है। तो यह भी एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है कि भाई इतने सारे सभी जमाकर्ताओं के दस्तावेज उपलब्ध ना होना। तब इस संबंध में बताया गया कि उस समय जब ये सहारा इंडिया का लाइसेंस लिया गया था तो उस समय ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। डाटा किला कहना चाहिए कंप्यूटराइज करना पड़ता था, दस्तावेज की ऐसी कोई भी मांग संस्था को आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने यह जवाब दिया। हालांकि मैं यह जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने इसको देखा सरकारी संस्थानों में तो इसके कहना चाहिए 10, 11, 12 के पहले यह वहाँ भी इस प्रकार का नियम बहुत सी संस्थाओं में लागू था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह क्या होना है, किस तरह भुगतान होना है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर CRCS किसे भुगतान कर रही है। ऐसा तो नहीं कि 5,000 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में 2-2, 3-3 जमाकर्ताओं को बांट दो, बाय लूट लो। और ये बात भी सत्य है कि सहारा इंडिया के जमाकर्ता नहीं चाहते कि हमारा भुगतान हो जाए, वो चाहते हैं एजेंट पर या ऑफिस से। यदि सहारा इंडिया की जमाकर्ता में एकजुटता होती तो अभी विधानसभा के चुनाव थे, किसी ने कहा कि भाई हमारा सहारा इंडिया भुगतान नहीं दे रही है, हमारा सहयोग करें, नहीं कहा। तो कहने का मतलब कि जमाकर्ता अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागृत नहीं है। उसको एजेंट से मतलब, एजेंट मर जाएगा तब कभी या तो वे पैसे भूल जाएंगे या फिर तब कभी है जो कहना चाहिए न्यायपालिका या जनप्रतिनिधियों से कहेंगे। अब एजेंट क्या करे, तो एजेंट के लिए भी यह उपाय है कि जब आपको वैधानिक परिवेश में काम करना चाहिए और जब आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है तो आपको भी कानून का संरक्षण लेना चाहिए। आप भी स्पष्ट कर दो कि भाई हमने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है, वहाँ से भुगतान लो, यदि आपका सहयोग कोई नहीं कर रहा है। आखिर आप कहाँ तक है और कितने प्रताड़ित होंगे। सबको पता है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार खुलेआम, अभी जो हम लोगों ने रिट पर जबलपुर में हाईकोर्ट में रिट लगाई थी, उस पर जवाब दिया गया कि भाई पोर्टल बना दिया गया, उस पर आप भुगतान के लिए अप्लाई करो। तो जबकि सभी को पता है पोर्टल तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 सोसाइटियों के लिए बना था, लेकिन क्यूसाप कमर्शियल सबके लिए पोर्टल थोड़ी बनाया गया है। लेकिन उन्होंने जवाब यही दिया कि पोर्टल बनाया गया, उस पर अप्लाई करवाओ, और पुराना जो भी आदेश था उसी को घुमा फिरा के दे दिया। तो ये लोग स्वयं न्यायपालिका को गुमराह कर रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के तो सभी को पता है कि इस जन्म में सहारा का मैटर कभी कहना चाहिए सुलझने वाला मुझे नहीं लगता कि अब होगा,
क्योंकि जब भी डेट आती है कभी न्यायाधीश मानते हैं भाई कुछ स्थितियां होती हैं, लेकिन 12 वर्षों से स्थितियां तो ये चल रहा है कि इसको टाल मटोल जानबूझकर किया जा रहा है, किसके प्रेशर किसके दबाव में। यह भी एक जांच का विषय है, क्योंकि अब किससे कहेंगे भाई, जब सर्वोच्च न्यायालय पर कोई टिप्पणी करे तो वो गलत है, लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि आप लोग को ईश्वर की तरह जनता का आप पर विश्वास रहता है, और सर्वोच्च न्यायालय की डेट मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है। और जब आप उस डेट पर छुट्टी पर चले जाएं या फिर तरह तरह की उस पर कोई भी कहना चाहिए बीमारी या अन्य चीज़ें हैं, और मैं मानता हूं कि होती हैं सबके पास, लेकिन क्या 12 वर्षों से इसी तरह का मामला कहना चाहिए टाल मटोल किया जा रहा है? तो यह संविधान का उल्लंघन नहीं है, लेकिन क्या है कि जो लोग एसी में बैठे उनको गरीब मध्यम वर्गों की स्थिति परिस्थितियों से क्या लेना देना। और ये ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा कहना चाहिए न्यायदाता तो वो परमात्मा है, जहाँ सबको है मरने के बाद जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है, और अब इसके उपरांत यही बचता है कि सभी लोग राष्ट्रपति महोदय से आवेदन लिखें, प्रार्थना पत्र लिखें। होने वाला तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, लेकिन फिर भी प्रयास तो करें, क्योंकि सभी को पता है कि कुछ लोग जब एक बार ये आंदोलन हुआ था तो 7 दिन में निराकरण की बात कही गई थी, लेकिन वो निराकरण 7 दिन का आता कि 7 साल। तो आज किससे अपेक्षा रखें, क्या अपेक्षा रखें, यह तो एक प्रश्न उठता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि भाई अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का मामला है। अब जब कभी सरकारी कंपनी का मामला आएगा तब देखते हैं कि यही जनता किस प्रकार जागृत होती है। तो कहने का मतलब यही है मेरा इस वीडियो के तहत कि ये जो डिफिशियंसी है, यह सब एक षड्यंत्र की तरह कहना चाहिए काम किया जा रहा है। इनको किस, और मेरे पास ये प्रमाणित साक्ष्य हैं, इसकी कोई डिफिशियंसी किट की समस्या न संस्था द्वारा दी गई, ये इसका कहना चाहिए पार्टी लेजर है, और ये इन्होंने दावा किया था। और ये ऐसे नहीं दर्जनों केस है, इनका कोई किसी प्रकार की रिकॉर्ड नहीं, फिर भी ये कहना कि भाई इनकी मतलब है जो डाटाबेस नहीं है या फिर सोसाइटी का सदस्य नहीं, ये शुद्ध फेक है, गलत है। मैं ऐसा सिद्ध भी, मैं इसको ऐसा नहीं इसको पहुंचाऊंगा, मैं जानता हूँ। इसके उपरांत भी हम लोग भाई मजबूर है ना, काम तो हमको करना पड़ेगा, जो भी कर्म कर्तव्य वो करना पड़ेगा, तो वो तो हम लोग करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये स्पूठल जैसा बना और वैसा ही नहीं बना। किसको भुगतान दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, और आगे क्या होगा ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन मैं जो भी कहना चाहिए सहारा इंडिया पर न्यूज़ या समाचार दिखाते हैं, उनसे निवेदन यही करूँगा कि आप जो भी वीडियो बनाएं वह सभी को एक साथ लेकर बनाएं ना, अन्यथा इस तरह आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और ये सभी को पता है कि एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है, और एकजुटता अपने मुख से जो हम लोग वाणी बोलते हैं उसी में आ सकती है, और उसी में प्रभावित होता है सामने वाला। और इस तरह से अनावश्यक है जो वार्तालाप न करें, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही बची है। न्यूज़ चैनलों को तो मतलब ही नहीं है कि आपकी न्यूज़ दिखाएं कि ना दिखाएं। नेताओं को वैसे ही मतलब नहीं है, चुनाव जीत गए, अब कोई और भी मतलब नहीं है। अब सोशल मीडिया बची है तो उसमें सभी लोगों को एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें, बल्कि जो समस्या है उसको रखें। हर व्यक्ति का अपने अपने तरीके से रखने का अंदाज होता है, उस पर टिप्पणी अनावश्यक किसी पर मतलब कोई ना करे। जय हिंद, जय भारत।